हेलो गाइज। ए एम लक्ष्मीकांत है और एम लक्ष्मीकांत के इस सीरीज में आज हम देखेंगे अध्याय प्रथम, जिसका नाम है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय प्रथम, जिसका नाम क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। बोला जा रहा है कि भारत में ब्रिटिश 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। 1600 ईस्वी में जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, इसने चार्टर के द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने का एक बहुत बड़ा अधिकार दे दिया। कंपनी अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी। कब की ये घटना है? 1765 में बोला जा रहा है कि 1765 में कंपनी क्या थी ना, एक केवल व्यापारिक कार्य करती थी, लेकिन 1765 के बाद उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी, जिसका मतलब होता है कि राजस्व एवं दीवानी न्याय का अधिकार, तो उनको दीवानी प्राप्त हो जाता है कंपनी को। कब? 1765 में। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया क्या हो गई ना, प्रारंभ हो गई। क्योंकि दीवानी जब अधिकार मिल गया तो पैसा हो गया, आप वहाँ से सैन्य ताकत बनाने लगेंगे और क्षेत्रीय शक्ति बनने लगेगी उनके पास। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप जो ब्रिटिश ताज है ना, यह भारत के शासन का उत्तरदायित्व सीधे अपने हाथ में ले लिया और यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक लगातार जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए, मतलब जब स्वतंत्रता भारत को मिल रही थी, उसी क्रम में भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस की गई और उसको अमल में लाने के उद्देश्य से, मतलब उस संविधान को लिखने के लिए 1946 में एक संविधान सभा की गठन किया गया और यही संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को क्या किया ना, उस संविधान को अस्तित्व में लाया, मतलब संविधान को अस्तित्व में लाया। आगे बोला जा रहा है कि चूंकि संविधान एवं राज व्यवस्था के अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई है, मतलब हमारे संविधान में बहुत ऐसी विशेषता है जो ब्रिटिश शासन या अर्थात ब्रिटेन से लिया गया है, फिर भी ब्रिटिश शासन में कुछ घटना ऐसी थी जिसके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। तो मतलब कुछ घटना ऐसी थी जिसमें ब्रिटिश शासन में, जिसके कारण संविधान में उसको लिया गया। इन घटनाओं ने हमारे संविधान एवं राजतंत्र पर बहुत गहरा असर छोड़ा है। इसके बारे में विस्तृत व्याख्या 2 शीर्षकों के अंतर्गत एक क्रमबद्ध रूप से कालक्रम के अनुसार किया गया है। तो पहला शीर्षक है कंपनी का शासन, जो 1773 से लेकर 1858 तक रह रहा है, और दूसरा क्राउन का शासन, सम्राट का शासन, ये 1858 से आज़ादी तक। तो सबसे पहले इस क्रम में आ रहा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बोला जा रहा है कि इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, मतलब बहुत ज़्यादा संवैधानिक महत्व है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश संसद द्वारा, यहाँ ब्रिटिश सरकार कहिए या संसद कहिए, एक के बात हुई, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली
और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। तो याद रखिएगा, केंद्रीय प्रशासन का नींव किससे पड़ रहा है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को। कंपनी यहाँ पर जो भी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य कर रही थी उसको मान्यता किससे मिला? तो 1773 के। इस अधिनियम की जो प्रमुख विशेषता है वह निम्न है। क्या क्या विशेषता है? तो इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया ना? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। कार्यकारी परिषद का मतलब आप समझ रहे हैं, मंत्रिमंडल कह दीजिए इसको। तो उसके लिए क्या किया गया ना? 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और इसी की सलाह पर गवर्नर जनरल काम करेगा। अब देखिए, उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले जो गवर्नर बने थे ना, गवर्नर मत कहिए, गवर्नर जनरल कहिए, ये लॉर्ड वरेन हेस्टिंग थे, वरेन हेस्टिंग। दूसरा प्रावधान है कि इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि इससे पहले ये जो तीनों प्रेसिडेंसी हुआ करती थी ना, इसका गवर्नर एक दूसरे से अलग होते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक न्यायाधीश 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। इसके तहत ही कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर रोक लगा दिया गया कि अब कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार नहीं करेंगे। इसी के अंतर्गत एक और व्यवस्था किया गया कि जो ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अर्थात जो कंपनी का गवर्निंग बॉडी था, उसके माध्यम से कंपनी पर जो नियंत्रण है इसको और सशक्त बनाया गया। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कहा गया कि तो कंपनी पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखो, कंपनी को एकदम फेरी मत छोड़ो। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक एवं सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। कहा गया कि भारत में कंपनी जो भी कर रही है उसकी सब जानकारी ब्रिटिश सरकार को दिया जाना चाहिए। इसके बाद आ रहा है 1781 का संशोधन अधिनियम। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के कमियों को ठीक करने के लिए, यहाँ पर जो खामियां शब्द है उसका मतलब होता है कमी, तो कमियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसको क्या बोला जाता है? बंदोबस्त कानून अर्थात एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब इस कानून की क्या क्या विशेषता थी इसके बारे में आ जाइए। तो पहला, यह कानून क्या किया ना कि गवर्नर जनरल तथा उसके काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया कि अब गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वह सर्वोच्च न्यायालय में उसका मतलब बोले ना तो उसका अपील नहीं किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय उसमें छेड़छाड़ नहीं करेगी। इसके अलावा उनके कृत्यों के लिए उन्होंने, मतलब ऐसे कृत्यों के लिए उन्होंने जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे उसके लिए, मतलब उसको क्या किया जाएगा ना, क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। अब देखिए, इसके अलावा इस प्रकार कंपनी के सेवक को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल के साथ साथ कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी को सुप्रीम कोर्ट से उसका अधिकार छीन लिया गया कि उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट अब कुछ नहीं बोलेगा। दूसरा में चलिए,
यह कानून में राजस्व संबंधित मामले तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामले को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया इस कानून के तहत। तीसरा, इस कानून द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। अब निवासियों का मतलब इंडियन की बात हो रही है। अब देखिए, इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से हिंदुओं के तथा मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों के मामले तय करेगी, मतलब उस पर अपना निर्णय देगी। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर होगी, ना कि सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ। कहने का मतलब है कि आज जो जिला न्यायाधीश होता है, मतलब जिला को छोड़िए, जो प्रांत में न्यायालय होता है, इसका अपील कहाँ पर होता है? सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें व्यवस्था दिया गया कि नहीं, प्रांत का जो न्यायालय है ना, उसका अपील कहाँ पर होगा? गवर्नर जनरल के यहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। यह कानून है, यह क्या कर रहा है कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों साथ ही साथ काउंसिलों, जिसमें क्या क्या आएगा? प्रोविंशियल कोर्ट्स काउंसिल के लिए नियम विनियम बनाने का अधिकार दे दिया गया। मतलब जो प्रांतीय न्यायालय और जो प्रोविंशियल कोर्ट होता था, उसके बारे में नियम बनाने का अधिकार दे दिया किसको? गवर्नर जनरल को। इसके बाद आया 1784 का पिट्स एक्ट। तो देखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधन अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया। अब इस अधिनियम का क्या क्या व्यवस्था है, विशेषता है? तो इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। मतलब कंपनी को दो भाग में बांट दिया कि ए भाग राजनीतिक कार्य देखेगा, ए भाग व्यापारिक कार्य देखेगा। अब देखिए, आगे बोला जा रहा है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और इसको क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर जो बोला गया है ना कि इसने कंपनी के राजनीतिक कार्य और वाणिज्य कार्य को पृथक कर दिया, तो आगे स्टेटमेंट में थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों का अधीक्षण की अनुमति दी, मतलब देख रेख करने के लिए। सिंपली बोली ना तो एक बोर्ड बनाया गया जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोला जाएगा। अब वही बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब क्या करेगा ना, कंपनी के राजनीतिक कार्यों को देखेगा, ठीक है ना। लेकिन राजनीतिक मामले के प्रबंधन के लिए क्या बनाया गया ना, नियंत्रक बोर्ड अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया और इस प्रकार दो शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया। तो देखिए, यहीं से भारत में दो शासन की शुरुआत होती है कंपनी के कार्यों में, ठीक है ना। कि देखिए, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था जिसके लिए निदेशक मंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। इसको बोला गया कि तुम व्यापारिक मामले को देखो, और यहाँ पर एक जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसको बोला गया कि तुम राजनीतिक मामले को देखो। आगे देखिए, ये है नियंत्रक बोर्ड। तो देखिए, नियंत्रक बोर्ड को यह शक्ति दी गई थी, क्या शक्ति थी? कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार एवं राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। उसको बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाया गया। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली
पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया तथा दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। तो ठीक है, आप इसको समझ गए होंगेगा कि कंपनी के कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा, पूरा एकदम कंपनी को है ना पूरा पकड़ बना लिया गया कंपनी पर, तो 1784 के अधिनियम के द्वारा। अब बात करेंगे 1786 के अधिनियम के बारे में। तो देखिएगा 1786 में जो लॉर्ड कर्नवालिस था ना, ये बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और यह क्या कर रहा है, एक शर्त रख दिया कि ये चीज़ दीजिएगा तभी हम बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो वहीं बोला जा रहा है कि उसने यह पद स्वीकार करने के लिए दो शर्त रखी। पहला कि उसे विशेष मामले में अपने काउंसिल के निर्णयों को अभिभावी करने, मतलब उसको कैंसिल करने या फिर उसके निर्णय को ना मानने का अधिकार हो। कहने का मतलब जो 1773 ईस्वी में गवर्नर जनरल के लिए क्या बनाया गया, एक काउंसिल 4 सदस्यीय एक काउंसिल बनाया गया था ना, तो उसमें चर्चा किया गया था कि गवर्नर जनरल जो भी निर्णय लेगा ये काउंसिल के राय से ही वो काम करेगा, अपने मन से नहीं कर सकता है। तो वहीं जब इसको गवर्नर बनाने के लिए कहा गया था, ये बहुत पहुंचा हुआ आदमी था, ये अमेरिका में जाकर इतना ना ब्रिटिश सत्ता मजबूत किया था ना कि पूछिए मत। तो मतलब ये बहुत पहुंचा हुआ आदमी था, यह शर्त रख दिया कि विशेष परिस्थिति में जो काउंसिल है ना इसका बात हम नहीं मानेंगे, इतना हमको अधिकार होना चाहिए। तो सरकार कही कि चलो देते हैं तुमको अधिकार। अब देखिए दूसरा क्या मांग रखा था, दूसरा मान रखा था कि उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद हो। अब देखिए सेनापति का मतलब, कमांडर इन चीफ का मतलब हो गया ना कि सबसे बड़ा अधिकारी। तो सेना का सबसे बड़ा अधिकारी गवर्नर जनरल ही रहेगा। तो यह भी दिया गया, यही दो अधिनियम, मतलब इस अधिनियम यही दिया गया, मतलब यही दो व्यवस्था इस अधिनियम में थी, ठीक है ना। तो यहाँ से यह अधिनियम को चैप्टर में, मतलब यह अधिनियम खत्म हो जा रहा है। आगे बोला जा रहा है कि उपयुक्त शर्तों को 1776 के कानून में प्रावधानों के रूप में जोड़ दिया गया। अब आता है 1793 का चार्टर कानून। तो इसकी क्या विशेषता है, तो पहला सुनिएगा। जो 1776 में जो लॉर्ड कर्नवालिस को जो अधिकार दिया गया था ना, अब आज से भारत में जितना गवर्नर जनरल बनेगा वो सबको अब वो अधिकार मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसी को लाने के लिए यह आया था नियम। तो देखिएगा इसने लॉर्ड कर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णय के ऊपर अधिभावी शक्ति, मतलब काउंसिल के निर्णय को रद्द करने की शक्ति भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसी के गवर्नरों तक विस्तृत कर दिया। कि अब देखिएगा सब प्रेसिडेंसी जो हुआ करती थी ना उसमें भी काउंसिल हुआ करती थी, जैसे बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी में। तो वहाँ भी काउंसिल बनाया गया और वहाँ के गवर्नर को भी बोला गया था ना कि तू भी काउंसिल की राय से ही काम करेगा। तो अब ये इस अधिनियम के द्वारा उस गवर्नर को भी छूट दिया गया कि विशेष परिस्थिति में तू काउंसिल की राय को रद्द कर सकता है। आगे बोला जा रहा है दूसरा में कि इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। मतलब थोड़ा नियंत्रण किया था 1773 का एक्ट, लेकिन ये 1793 का एक्ट और ज़्यादा नियंत्रण कर दिया। मतलब धीरे धीरे एक शिकंजा में कसते जा रहा है। जो बंगाल का गवर्नर है ना, ये मुंबई और मद्रास के गवर्नर के ऊपर अपना अधिकार या फिर अपना पकड़ धीरे धीरे मजबूत करते जा रहा है। आज जब आएगी कब 1833 का जो चार्टर आएगा ना, तो एकदम पूरा पकड़ कर लेगा, एकदम
अधीन हो जाएगा लोग, वह दोनों कौन मतलब वह दोनों जो प्रेसिडेंसी था उसका गवर्नर, ये बंगाल के गवर्नर जनरल के एकदम अधीन हो जाएगा लोग। अभी तो धीरे धीरे पकड़ बनाया जा रहा है। ठीक है, अब चलिए आगे क्या बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है कि इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते कि उसे इसी रूप में नियुक्त किया गया हो। तो कहने का मतलब देखिएगा, कमांडर इन चीफ जो पहले होता था ना, या गवर्नर जनरल के काउंसिल का सदस्य ही हो सकता था, लेकिन यह अधिनियम कह दिया कि ना, सदस्य होना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, लेकिन शर्त क्या रखा गया कि किसी को मत उठाकर आप चीफ बना दीजिएगा, बल्कि उसकी नियुक्ति वहाँ पर ब्रिटेन में हुआ हो, तो बशर्ते उसकी नियुक्ति उसी रूप में हुआ हो। किस रूप में? तो कमांडर इन चीफ के रूप में। एक लास्ट है कि इसने व्यवस्था दिया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं ना, देखिए दो बोर्ड होता था, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था लोग ना, तो ये लोग मतलब कंपनी का असली मालिक था। तो इन लोगों का पैसा कहाँ से मिलेगा? तो कंपनी जो लाभ कमाती थी उनसे उनको पैसा मिलता था, कंपनी से हिसाब, चूंकि वो मालिक थे लोग। लेकिन है जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाना, तो इनका वेतन कहाँ से आएगा? कंपनी तो अपने लाभ में से इनको देगी नहीं, क्योंकि वो तो मालिकों के हाथ में न जाएगा। तो इसके लिए बोला गया कि इसके सदस्य और कर्मचारियों का जो वेतन है वो भारत के राजस्व से भुगतान किया जाएगा, राजस्व से। ठीक है ना। अब आ रही है चार्टर कानून 1813। बोला जा रहा है कि इस अधिनियम की विशेषता क्या क्या है। तो पहला विशेषता, इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। आगे बोला जा रहा है कि तब भी इस कानून के व्यापार और मतलब देखिएगा, तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बनाए रखा। मतलब चाय के साथ व्यापार अब ब्रिटेन के लोग नहीं करेगा, चीन के साथ व्यापार नहीं करेगा। इन दो को छोड़कर पूरा ब्रिटेन वासी भारत के साथ जिस चीज का मन करे उस चीज का व्यापार कर सकता है। जो पहले केवल कंपनी के कर्मचारी ही करते थे, इस अधिनियम के आने के बाद अब ब्रिटेन का बच्चा बच्चा भी भारत के साथ व्यापार कर सकता है, बशर्ते चाय के साथ नहीं कर सकता है, मतलब चाय का खरीद बिक नहीं कर सकता है, खरीद बेच नहीं कर सकता, और चीन के साथ। अब देखिए, इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन की राजा की प्रभुता को प्रकट एवं स्थापित किया। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बसे लोगों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की। इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकार दे दिया, कर भुगतान न करने पर उन्हें दंड देने का भी अधिकार दे दिया। अब आया 1833 का एक्ट। बोला जा रहा है कि ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम बहुत ज़्यादा निर्णायक था। अब इसकी विशेषता क्या क्या है? तो इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, और इसमें सभी नागरिक प्लस सैन्य शक्ति क्या की शामिल कर दिया। नागरिक तथा सैन्य शक्ति इसी के अंदर शामिल कर दिया। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर क्या होना, नियंत्रण हो।
लॉर्ड जो विलियम वेंटिक थे, ये भारत के प्रथम क्या बने ना, गवर्नर जनरल बने। इसने मद्रास और मुंबई के गवर्नरों को जो विधायी का संबंधित अधिकार था ना, उससे हटा वंचित कर दिया। मतलब विधायी का संबंधित विधि बनाने का अधिकार उन लोगों से छीन लिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए और इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को, मतलब देखिएगा, इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया एवं नए कानून के तहत बने कानून को एक्ट ऑफ क्या कहा गया, एक्ट या फिर अधिनियम कहा गया। मतलब इससे पहले, एक कानून आने से पहले जो कानून बना उसको क्या कहा गया, नियामक कानून। या कानून आने के बाद से जो कानून बनाया गवर्नर जनरल, उसको एक्ट कहा गया। तीसरा नंबर में क्या बात बोला जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करेगी। अब यह शुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उनके उत्तराधिकारी के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गया। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया और इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद या फिर किसी कार्यालय या फिर किसी रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण यह प्रावधान समाप्त हो गई, इसको लागू नहीं किया गया। अब बात आती है 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम, तो इसमें क्या व्यवस्था है देखिए। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार है। पहला, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया। मतलब अब देखना लो क्या बन गया, यहाँ पर मंत्रिमंडल अलग, अब यहाँ पर एक सांसद बनेगा, सांसद नहीं संसद बनेगा, संसद। मंत्रिमंडल अलग जैसे आज है ना, संसद अलग और मंत्रालय अलग। तो यही बात बोला जा रहा है कि विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़ा गया और उन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्द में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय अर्थात केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। तो आप समझ गए होंगे। अब जैसे आज है ना कि मंत्रिमंडल का सदस्य ही, मतलब ये लोग भी संसद का सदस्य होते हैं, मंत्रिमंडल का सदस्य। जैसे अमित शाह मंत्रिमंडल का सदस्य है तो ये संसद का भी सदस्य है ना। तो देखिएगा जो इसका मंत्रिमंडल था, जिसको क्या बोला गया है ना, जिसको कार्यकारी परिषद कहा गया है, ठीक है ना। तो उसमें 6 गो और लोगों को जोड़ा गया, बोला गया कि संसद बन गया। तो उस समय संसद का नाम नहीं लिया जाता था, उस समय विधान परिषद होता था, विधान परिषद। तो केंद्रीय विधान परिषद बनाया गया, ठीक है ना। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया, आप समझ गए होइएगा। अब देखिए इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। अब आगे देखिए, इसने
क्या बोला गया है कि इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में तो 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दे दिया गया। मतलब देखो, पहले जो आता था ना अधिनियम, उसमें बोला जाता था कि आप 20 वर्ष तक कब्जे में रखिएगा, कंपनी को बोला जाता था। जैसे 1813 में आया तो बोला गया कि अगले 20 वर्ष के लिए आपका अधिकार को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये जो अधिनियम आया ना, इसमें टाइम नहीं दिया बताया गया, बोला गया कि बस जब तक आप संसद के विश्वास पात्र बने रहिएगा, कंपनी से बोला गया, तब तक आपके पास यह अधिकार रहेगी भारत पर शासन करने का। अब देखिए, बोला जा रहा लेकिन पूर्व अधिनियम के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। तो आप समझ गए होइएगा। अब देखिए, इससे स्पष्ट होता है कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। मतलब जब विश्वास संसद का टूट जाएगी, कंपनी समाप्त। अब देखिए, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। स्थानीय प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का जो चुनाव था, 4 का चुनाव एक कहाँ से, तो बंगाल, बम्बई, मद्रास और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। ठीक है ना। अब आ रहा है दूसरा भाग, जिसमें हम क्या बोलेंगे, क्राउन का शासन या फिर ताज का शासन। तो अब देखिए, यहाँ से पहला अधिनियम आया है क्या, तो यहाँ से आया है 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो बोला जा रहा है कि इस महत्वपूर्ण कानून का जो निर्माण हुआ था ना, वो 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला यह अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध, मतलब ये जो 1858 का अधिनियम था ना, इसको क्या कहा गया, भारत को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया और इसी के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ ये अधिनियम। वही बोला जा रहा है कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों तथा राजस्व संबंधित शक्ति सीधे किसके हाथ में ले जाकर रख दिया ना, तो ब्रिटिश राजशाही, मतलब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में ले जाकर रख दिया। अब देखिए, इसका विशेषता क्या क्या है, तो इसके तहत भारत का शासन अब सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का नाम पद बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। यह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया और लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बने। इस अधिनियम ने नियंत्रक बोर्ड और निदेशक कोर्ट दोनों को समाप्त कर दिया। मतलब एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को खत्म कर दिया और भारत के शासन के जो दोहरी प्रणाली चल रही थी, दो शासन, उसको समाप्त कर दिया। तो दो शासन किसने समाप्त किया, ये भी याद रखिएगा, लगाया किसने, ये भी कंपनी के मैटर में। ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है तीसरा नंबर के एक नए पद, ठीक है, एक नए पद का सृजन किया गया। तो एक नए पद भारत का राज सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण शक्ति निहित था, शामिल था। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का संसद था, मतलब मंत्री, मतलब ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था।
भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार परिषद थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। ठीक है ना। तो परिषद में टोटल सदस्य कितना हो गए? 15 + 1 मतलब 16। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। मतलब कंपनी तो अब नहीं रही, मतलब जितना कर्मचारी आ रहे हैं भारत में उस पर मुकदमा करने का अधिकार था। अब देखिए आगे बोला जा रहा है कि इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। ठीक है ना, इस परिषद के लोगों पर भी। यहाँ यह ध्यान दिया जाना उचित है कि इस अधिनियम ने भारत में प्रचलित सरकार की प्रणाली को किसी भी तरह से नहीं बदला। मतलब जो शासन व्यवस्था पहले से चल रहा था वही चलेगा। बस क्या किया गया ना, अब मतलब कंट्रोल करने के लिए जो पहले कंट्रोलर था उसको हटाया गया, नया अब बॉडी बनाई गई कंट्रोल करने के लिए। लेकिन भारत में जो चल रहा था शासन व्यवस्था उसमें कोई बदलाव नहीं किया। अब देखिए वहीं बोला जा रहा है कि किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया, बल्कि स्वयं को उस मशीनरी तंत्र के सुधार तक ही सीमित कर लिया जिसके द्वारा इंग्लैंड में भारतीय सरकार का पर्यवेक्षण और नियंत्रण किया जाना था। क्लियर? जो बदलाव हुआ इंग्लैंड में कंपनी की देख रेख नियंत्रण करने वाले बॉडी में बदलाव हुआ, भारत की शासन प्रणाली में कोई बदलाव नहीं हुई। अब आया 1861 का भारत परिषद अधिनियम। बोला जा रहा है कि 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद है यह 1861 में, 1892 में, और यहाँ पर थोड़ा सा गलती किया गया है, ये 1909 नहीं है, एक 1861 है, एक 1866 है। ठीक है ना। नहीं नहीं, ठीक है, दूसरा चीज़ है, एकदम ठीक है। बोला जा रहा है कि ब्रिटिश सांसद ने 1861 में, 1892 में और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संविधान एवं राजनीतिक मतलब भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। अब चलिए इस अधिनियम के बारे में बात करिए, इसकी विशेषता क्या क्या थी। ठीक है। तो बोला जा रहा है कि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई और इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद, मतलब अब परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जा रही है, तो विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, जिसमें पहला था बनारस का राजा, दूसरा था पटियाला के महाराजा और तीसरा था सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्ति पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। विकेंद्रीकरण का प्रक्रिया आप समझ ही रहे होंगे। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गई थी। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता क्या हुई थी ना, हासिल हो गई थी। संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई थी। आगे तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर बोला जा रहा है कि बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, मतलब बंगाल में 1862, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 1866, जो एक कौन है पंजाब, ये हो गया 1897 में विधान परिषद का गठन हुआ। इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम एवं आदेश बनाने की शक्ति प्रदान कर दी। ठीक है ना। अब देखिए इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य
एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है पोर्टफोलियो का मतलब यही हुआ कि जैसे मान लीजिए एक रक्षा मंत्रालय का सदस्य है ना, तो इसको मान लीजिए इसको एक और मंत्रालय दे दीजिए, जैसे इसको कृषि मंत्रालय भी दे दीजिए। तो एक ही सदस्य को दो मंत्रालय या दो से अधिक मंत्रालय बांट दिया जाता है, तो उसी को पोर्टफोलियो प्रणाली कहा गया है। तथा आगे बोला जा रहा है तथा उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल के संतुति का अध्यादेश जारी करने के लिए एक अधिकृत किया, अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। 6 माह आज भी राष्ट्रपति को यही व्यवस्था प्राप्त है 123 अनुच्छेद के तहत। अब देखिए बात करते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसकी विशेषता क्या क्या है? तो इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों मतलब और ज़्यादा लोग, भारतीय लोग, तो अतिरिक्त सदस्यों जो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों की ही रही, मतलब सरकारी सदस्य ज़्यादा थे, भारतीय लोग कम थे। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा व्यवस्था क्या है कि इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उसे बजट पर बहस करने एवं कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए क्या किया ना, अधिकृत कर दिया। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्ति का प्रावधान किया। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका और विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों तथा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। आगे बोला जा रहा है कि इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया था। आगे बोला जा रहा है 1909 का अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो इस अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे कारण यही है कि उस समय जो लॉर्ड मार्लो थे या इंग्लैंड में क्या थे ना, सचिव थे, भारत सचिव, और जो लॉर्ड मिंटो थे वो भारत का वायसराय थे। अब इस अधिनियम का विशेषता क्या क्या है? तो बोला जा रहा है कि इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में काफ़ी वृद्धि कर दिया और केंद्रीय परिषद में उनकी संख्या जो पहले 16 हुआ करती थी अब कितनी हो गई, 60 हो गई। अब प्रांतीय विधान परिषद में उनकी जो संख्या थी ना एक समान नहीं थी, मतलब अलग अलग प्रांतों में उनकी संख्या अलग अलग। दूसरा इसमें प्रावधान क्या था? तो इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति दे दिया। तीसरा है कि इसने दोनों स्तर पर विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के लिए बात करें तो अनुपूरक प्रश्न पूछना और बजट पर संकल्प रखना। तो याद रखिएगा अनुपूरक प्रश्न किसके तहत मिला है? तो 1909 के अधिनियम के तहत मिला है। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय एवं गवर्नर के कार्य परिषद या फिर कार्यकारिणी परिषद, तो कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। और सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा है, यह वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने और उनको विधि सदस्य बनाया गया था। आज इनको विधि मंत्री कहा जा सकता है।
आगे बोला जा रहा है कि इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की, मतलब मान्यता दिया। ठीक है ना। और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में माना जाता है। और छठा प्रावधान यह है कि इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन प्लस में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स प्लस में विश्वविद्यालय प्लस में जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व देने का क्या किया ना, प्रावधान किया, मतलब इन लोगों को आरक्षण दिया। अब बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। 1919 के बारे में तो देखिएगा 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश जो सरकार थी यह पहली बार घोषणा की कि उसका उद्देश्य क्या है ना, भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना उसकी घोषणा है। तो याद रखिएगा इसको। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, मतलब क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 में लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। कारण क्या है, तो उस समय मॉन्टेग्यू थे, यह भारत सचिव थे, और चेम्सफोर्ड थे, यह भारत का वायसराय थे। अब इसमें क्या क्या विशेषता थी, तो देखिएगा इस अधिनियम में प्रशासन के सभी विषयों को 2 श्रेणियों में बांट दिया गया, जिसमें पहला श्रेणी था वो केंद्रीय विषय था, दूसरा श्रेणी था वो प्रांतीय विषय था। ठीक है ना, मतलब पहला श्रेणी में केंद्रीय विषय और दूसरा श्रेणी में प्रांतीय विषय। अब देखिए तो क्या किया गया, विषयों में वर्गीकृत करने का प्रावधान किया गया, और यह वर्गीकरण अधिनियम के तहत बनाए गए न्याय गमन नियमों द्वारा किया गया था। तो किस सिद्धांत पर यह वर्गीकरण किया गया था ना, तो न्याय गमन सिद्धांत के तहत किया गया था। इस नियमों ने केंद्र से प्रांतों को सत्ता के हस्तांतरण को आसान बना दिया, और इस तरह अधिनियम ने प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण को शिथिल कर दिया, मतलब कमजोर कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पर शिथिल लिखा गया है, तो जो शब्द है शब्द गलत लिखा गया है, शिथिल कर दिया गया। ठीक है ना। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषय पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। तो याद रखिएगा, प्रश्न एक जगह आपको मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा लेकिन मिलेगा कि जो यहाँ पर जो क्या है ना, मतलब एकात्मक है, एकात्मक से संघात्मक में भारत बदलेगा। तो ये संघात्मक व्यवस्था की नींव कहाँ से पड़ेगी ना, तो देखिएगा ये 1935 के अधिनियम से नींव पड़ेगी। ताकि यहाँ पर एम लक्ष्मीकांत स्पष्ट कह रहा है कि ठीक है भाई, यह सब व्यवस्था किया गया, लेकिन अभी भी सरकार का जो ढांचा है ना, केंद्रीय प्लस में एकात्मक ही बना रहा। आगे बोला जा रहा है अगला प्रावधान में कि इसने प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में विभक्त कर दिया। ठीक है ना। कौन कौन, तो एक का नाम है हस्तांतरित और दूसरा का नाम है आरक्षित। हस्तांतरित विषयों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, मतलब स्वास्थ्य मतलब बोले ना लोकल चीज, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, कृषि हो गया आदि शामिल किया गया। जबकि आरक्षित विषयों में पुलिस, न्याय प्रशासन, जेल, भूमि राजस्व, वित्त आदि शामिल किया गया। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था। ठीक है ना, तथा इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। ठीक है ना। और दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर है या कार्यपालिका परिषद के सहायता से शासन करता था। मतलब इसमें उन मंत्रियों की सहायता लेता था ना जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। कहने का मतलब मंत्रालय भी यहाँ पर 2 प्रकार का दिखाई दे रहा है। एक वह मंत्रालय है
जो विधान परिषद के ऊपर उत्तरदायी रहेगा, और एक वह है जो नहीं रहेगा। ठीक है ना। अब देखिए, शासन की इस दोहरी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? दोह शासन कहा जाता है। हालांकि यह व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल रही, यह व्यवस्था सफल नहीं रही। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। तो द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है ना। प्लस में क्या किया गया ना, प्रत्यक्ष निर्वाचन का व्यवस्था प्रारंभ किया। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। क्लियर हो गया। और दोनों सदनों के बहुसंख्य सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचन किया जाता था। सभी सदस्यों का नहीं, मतलब अधिकांश सदस्यों का। आगे देखिए, बोला जा रहा है इसके अनुसार वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य को भारतीय होना आवश्यक था। तो 6 सदस्यों में से एक किसको? तो कमांडर इन चीफ को छोड़कर 6 सदस्यों में से एक का क्या होना आवश्यक था? भारतीय होना आवश्यक था। और इसने सांप्रदायिक आधार पर सिख प्लस में ईसाई प्लस में आंग्ल भारतीय प्लस में यूरोपियों के लिए भी क्या किया ना, पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इस कानून ने संपत्ति कर तथा अन्य योग्यता के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। तो ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बन जाएगा कि सभी को मताधिकार दे दिया गया, तो नहीं, धन को देखा गया, योग्यता को देखा गया, ठीक है ना, कर अदा करने की शक्ति को देखा गया, और जिसके पास यह था उसी को मताधिकार दिया गया। यहाँ पर सभी को नहीं मिल गया। कितना जगह तो आ जाएगा कि पुरुष और महिला सबको मिल गया, तो नहीं। इस कानून में क्या किया गया कि लंदन में भारत के जो उच्चायुक्त थे, उच्चायुक्त के कार्य का सृजन किया गया, मतलब एक उच्चायुक्त पद बनाया गया। अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को क्या किया गया ना, सौंप दिया गया। उसी के लिए स्थानांतरित शब्द का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, इससे एक लोक सेवा, मतलब इससे नहीं, यह कानून है एक लोक सेवा आयोग का गठन करने का प्रावधान किया। ठीक है ना। वह आयोग कब बन रहा है? तो 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है ना, मतलब इसने पहली बार कर दिया। राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया। तो देखिएगा, प्रश्न बन सकता है कि कौन अधिनियम कहा कि जो राज्य है ना, राज्य विधानसभा, वो अपना बजट अब खुद बनाए। तो 1919 का अधिनियम था। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्षों मतलब 10 वर्ष बाद जांच करने मतलब 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। ठीक है। इसने एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, मतलब जिसे नरेंद्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है, तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा। और चैम्बर का उद्घाटन 1921 में हुआ था। और इसमें 120 यानी 108 राज्यों के राजकुमार तथा अन्य राज्यों के 12 प्रतिनिधि शामिल थे, और इसका नेतृत्व वायसराय करता था। और इसने आम हित के मामलों पर परामर्श और चर्चा को आसान बनाया। अब हम बात करेंगे साइमन आयोग के बारे में। तो बोला जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में, यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पहले, नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन की घोषणा की। आयोग ने
आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखना आदि की सिफारिश की। तो देख लीजिएगा किस किस चीज की सिफारिश कर रही है। द्वैध शासन प्रणाली, प्लस में राज्यों में सरकारों का विस्तार, प्लस में ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना, और चौथा नंबर है सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखा जाए। इसकी क्या किया ना, सिफारिश किया। अब आगे चलिए। आगे बोला जा रहा है कि देखिएगा, आयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किया। इन सम्मेलनों में हुए चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिश को कुछ संशोधन के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे सांप्रदायिक अवार्ड। तो देखिएगा, ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की, जिसे कम्युनल अवार्ड या फिर सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। अवार्ड ने न सिर्फ मुसलमानों, सिख, ईसाई, यूरोपियनों, आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तार कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी जी बहुत क्या हुए न, व्यथित हुए, और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवादा जेल में अनशन प्रारंभ कर दी। अंततः कांग्रेस और दलित वर्ग के नेता कौन थे, बी.आर. अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना गया, और इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया तथा दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिया गया या कर दिए गए। आगे बोला जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने पूना पैक्ट को स्वीकार कर लिया और शोषित वर्ग मतलब अनुसूचित जातियों को दोहराने के लिए सांप्रदायिक अवार्ड में संशोधन किया। ठीक है ना, इसका मतलब यह है कि दलित वर्गों के संबंध में अलग निर्वाचन मंडल के प्रावधानों को सांप्रदायिक अवार्ड में निहित प्रतिनिधित्व की योजना से हटा दिया गया। इसके बाद पूना पैक्ट के प्रावधानों को 1935 के अगले भारत सरकार अधिनियम में शामिल किया गया। दूसरे शब्द में 1935 के अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान मंडलों की संरचना इस संशोधित सांप्रदायिक अधिनियम पर आधारित थी। अब देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935, तो इसमें क्या किया था, तो यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 121 धारा और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी, तो क्या क्या थी, इसने अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों, तो इकाई का मतलब प्रांत, तो केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां, जिसमें पहला था संघ सूची जिसमें 59 विषय थे, दूसरा था राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे, और तीसरा था समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय था। तो सभी शक्तियों को 3 सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। अपशिष्ट शक्ति किसको दे दिया, तो वायसराय को दे दिया गया। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से क्या किया ना, इनकार कर दिया। अब देखिए, इसने प्रांतों में 2 शासन व्यवस्था समाप्त कर दी।
तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभ आरंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था और यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसने केंद्र में 2 शासन प्रणाली का आरंभ किया। परिणाम स्वरूप जो संघीय विषय है न, संघीय विषय को हस्तांतरित एवं आरक्षित विषयों में विभाजित या फिर विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। इसने 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय क्या किया ना, व्यवस्था का प्रारंभ किया। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत असम में द्विसदनीय विधान परिषद एवं द्विसदनीय विधान परिषद में एक था विधान परिषद और दूसरा था क्या, विधानसभा बनाई गई। हालांकि इन पर कई प्रकार का प्रतिबंध थे। आगे बोला जा रहा है कि इसने दलित वर्गों का मतलब क्या होता है, अनुसूचित जाति। तो दलित वर्गों के लिए एक निश्चित संख्या में समान सीटें आरक्षित की। इसने महिलाओं प्लस श्रम श्रमिकों को विशेष प्रतिनिधित्व भी दिया। विशेष प्रतिनिधित्व, महिलाओं प्लस श्रमिकों को विशेष प्रतिनिधित्व मिला था। ठीक है ना। अब देखिए बोला जा रहा है कि इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। भारत परिषद समझ रहे हैं ना, भारत सचिव। और इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। तो देखिएगा क्या बोला गया है कि इसने भारत शासन अधिनियम 1958 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया और इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों का टीम मिल गई। अब देखिए इसने मताधिकार का विस्तार किया और लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। आगे बोला जा रहा है कि इसके अंतर्गत देश की मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण के लिए क्या किया गया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और इसने बर्मा, जो अब म्यांमार है, तो बर्मा को भारत से अलग किया और इसने उड़ीसा एवं सिंध के 2 नए प्रांत बनाए। इसने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया। इसने रेलवे के प्रशासन के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया और इसने महासंघ एवं प्रांतों के लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिए भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया। अब है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसमें बोला जा रहा है कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो कौन थे, क्लीमेंट इटली था, ने घोषणा किया कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगी। मेरे ख्याल से यहाँ 47 की जगह पर 48 होगा। ठीक है ना। ब्रिटिश जो शासन है समाप्त हो जाएगी। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, जो उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसमें
मतलब जिसमें नहीं, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर उसे लागू कर दिया गया। अब इस अधिनियम की क्या विशेषता थी, तो देखिए, पहला विशेषता है कि इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने भारत का विभाजन कर दो नए डोमिनियनों, संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की अधिकार थी। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया तथा उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी और इस पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने तथा उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। अब आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला प्रावधान क्या है कि इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की गई कि यह नए संविधान का निर्माण एवं क्रियान्वयन होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्र के लिए विधान सभा बना सकती थी। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुए कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेते। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत के सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज सचिव को हस्तांतरित कर दी गई। उसके बाद है, इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की एवं इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि चाहे वे भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। इसने ब्रिटिश शासक को विधायकों पर मताधिकार एवं उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया। विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया। लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त था। आगे बोला जा रहा है कि इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नर को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों के मंत्रियों के परामर्श पर कार्य करना होता था और इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया और इसने भारत के राज सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्ति करने तथा पदों में आरक्षण
करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधा मिलती रही जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। मतलब 15 अगस्त 1947 से पूर्व के, ठीक है। अब देखिए बोला जा रहा है कि 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया एवं समस्त शक्तियां नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अंतरिम सरकार 1946 एवं स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट 1947 दोनों के सदस्यों का उल्लेख तालिका में नीचे दिया गया। तो अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हो रहा है। तो देखिएगा इसमें बात करें कि जवाहरलाल नेहरू के पास क्या क्या था, तो ये परिषद के उपाध्यक्ष थे और राष्ट्रमंडल सदस्य विदेशी मामले इनके अधीन थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास तो गृह सूचना एवं प्रसार मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद के पास तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, जॉन मथाई के पास उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय, सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय, एच.सी. भाभा के पास कारखान एवं ऊर्जा मंत्रालय थी। इसके बाद है लियाकत अली। तो लियाकत अली के पास क्या थी, वित्त मंत्रालय। और उसके बाद है अब्दुल अरब निस्तार डाक एवं आयु विभाग था इनके पास। आसफ अली के पास था रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय। सी राजगोपालचारी के पास क्या था, शिक्षा एवं कला था। और आई चुंदरीकर के पास क्या था, तो वाणिज्य था। उसके बाद है गजनफर अली खान, तो स्वास्थ्य था इनके पास। और उसके बाद है जोगेंद्र नाथ मंडल, तो इनके पास विधि था। इसके बाद है कि अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा। जो ये परिषद था इसका प्रमुख क्या था ना, वायसराय था, अध्यक्ष था, ठीक है ना। लेकिन जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद पहला मंत्रिमंडल है तो नेहरू के पास वही चीज मिला जो अंतरिम में था, इनको वही मिला। ये शिक्षा मंत्री बदल गए। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री बन गए। जॉन मथाई है रेलवे एवं परिवहन मंत्री बन गए। उसके बाद R.K. षणमुगम जो चिट्ठी थे या वित्त मंत्री बन गए। और B.R. अम्बेडकर विधि मंत्री। जगजीवन राम के पास वही रहा। बलदेव सिंह के पास वही रहा। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री बन गई। C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री। रफ़ी अहमद किदवई यह संचार मंत्री किदवई साहब बन गए। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यह उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। नरहर विष्णु गाडगिल यह कारखान ऊर्जा मंत्रालय। इसके बाद बोला जा रहा है कि मुगल बादशाह शाह आलम ने 1764 में बक्सर की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत का दीवानी अधिकार दिया। इसके बाद है इसने ब्रिटिश संसद को तत्कालिक प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा पुनः स्थापित किया गया। ये किस चीज के बारे में बात हो रही है, तो एक मिनट। कुछ नहीं, ये विशेष कॉन्सेप्ट है, हम देख ले रहे हैं इसको। आगे तीसरा में बोला जा रहा है कि उस समय कंपनी की सिविल सेवाएं दो तरह की होती थी। पहला है प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा
मतलब जिसको उच्च सिविल सेवा कहा जाता था। दूसरा गैर प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा जिसे निम्न सेवा कहा जाता था। पहली कंपनी के कानून द्वारा निर्मित हुई और दूसरा है ना अन्य तरीके से। अब देखिएगा एम.बी. पायली भारत का संवैधानिक इतिहास, एस चंद्र एवं कंपनी लिमिटेड नई दिल्ली का 5वां संस्करण। ये कुछ नहीं है यार, ठीक है ना। और यहाँ पे चैप्टर की समाप्ति होती है। ये सब बकवास चीज़ें आपको पढ़ना होगा तो खुद से पढ़ लेना।